नमस्कार। आज हमारे साथ हैं देश की वायरल गर्ल संदीपनी मिश्रा, जिनकी बेबाकी से, जिनके बोलने से सिंहासन भी काँप जाता है। और आज जो बीजेपी की सरकार सत्ता में है और उन पर जो वो बोलती हैं, तो बड़े-बड़े नेता भी अपने दाँतों अंगुली दबा लेते हैं। हम उनसे बात करेंगे। उम्र तो उनकी बहुत कम है, 10 साल। जिस उम्र में बच्चों को टेबल भी याद नहीं होता है और देश के राज्यों के नाम भी याद नहीं होते हैं, आप उनकी बात सुनने के बाद अंदाज़ा लगा लेना कि उनका जो माइंड है वो कितना डेवलप हो चुका है। संदीपनी जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप क्या करती हैं अभी? मैं पॉलिटिकल डिबेट्स देती हूँ। आपकी तरह मेरे पास प्रवक्ता आते हैं, मैं उन्हें जवाब देती हूँ। मैं राजनीति में बोलती हूँ, मैं जो पार्टी अच्छी लगती है उनको जवाब देती हूँ कि हाँ, ये पार्टी अच्छा कर रही है और देश का भविष्य जो होता है मैं चाहती हूँ कि हमारा देश का भविष्य अच्छा हो, इसलिए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। सी क्लास में पढ़ती हैं। तो ये सब ओके। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो मोदी जी हैं, वो कैसे नेता हैं आपके हिसाब से? क्योंकि उनको जी न्यूज़ के कार्यक्रम में उनको महान नेता बताया गया, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी से ज़्यादा महान बताया गया। उसके बारे में आप क्या सोचते देखिए, इंदिरा गांधी जैसा तो कोई बन भी नहीं सकता। जहाँ इन्हीं के पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बोला था, उन्हें दुर्गा का दर्जा दिया था। तो ये अगर दुर्गा से भी बड़े हो जाएँगे, तो दुर्गा से बड़ा भी कोई भी नहीं है। दुर्गा अपने आप में एक शक्ति है, दुर्गा अपने आप में एक स्वरूप है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जहाँ की जहाँ इलेक्शन में मैंने बोला था, जब बंगाल के इलेक्शन हो रहे थे, तो जब इन्होंने ममता जी से इतनी गंदी बात भाषा में बोला था कि ओ दीदी, ये दीदी, तो मैंने तब भी यही बोला था कि एक 56 इंच का शेर है, 56 इंच के सीने का शेर है और उसके ऊपर 4 फुट की दुर्गा बैठी है और शेर के मुँह से आवाज़ निकल रही है, ए दीदी और दीदी। बस इनका यहीं तक कद है, इनकी यहीं तक सीमा है, ये इतना ही कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि चाय वाले को प्रधानमंत्री कैसे हम लोगों ने चुन लिया। क्यों? संविधान ने तो सबको अधिकार दिया। कोई चाय वाला हो चाहे मजदूर हो, वो चुनाव लड़ सकता है अगर उसको देखिए, योग्यता है। इसमें मैंने ये भी बोला है कि हमने एक मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। हमारे प्रधानमंत्री 8 साल होने वाले हैं इन्हें प्रधानमंत्री बने हुए। 8 साल में 8वीं बार रो चुके हैं। मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये तो मजबूर प्रधानमंत्री है। इसका क्या करेंगे हम लोग? हमारा हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लीजिए, हमारा एजुकेशन इंडेक्स देख लीजिए, जहाँ भी ये गुजरात में टेंट के स्कूलों में बच्चों से मिलने गए थे। या दिल्ली के स्कूल में आइए ना, हम तो आपका स्वागत करते हैं अपने दिल्ली में कि आइए, आपको टेंट नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चों को लैपटॉप फ्री में नहीं देने पड़ेंगे। ये वैसे ही फ्री में मिलते हैं बच्चों को लैपटॉप। यहाँ आप आइए, देखिए, बच्चों से मिलिए, फिर अपना प्रदर्शन करिए आपको जितना करना है। देश को असलियत दिखाइए, नकलियत मत दिखाइए। वो तो कहते हैं कि विपक्ष के लोग तो बहुत हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? चुनाव राज्य दर राज्य होते जा रहे हैं और बीजेपी की जीत होती जा रही है। वो तो अपने आप को अजय मान बैठे हैं देखिए, और यहाँ तक कि कह रहे हैं, वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आने वाले 50 सालों तक बीजेपी का शासन इस देश में रहेगा। तो उन्होंने बोला है कि 50 साल तक उनका अभी राज्य चलेगा, मोदी जी राज का। चलेगा। तो मैं कह रही हूँ 27 साल तो हो गए हैं, कोटा तो भर ही गया वो है। तो गुजरात में हुआ है, सेंटर की बात कर रहे हैं वो। देखिए, मैं अभी उनको कह रही हूँ कि 27 साल उन्हें गुजरात में हो गए हैं, जहाँ आप कह रहे थे ना कि हर राज्य में बन रही है। तो मोदी जी, बस आपने बोला था ना हम तो फ़कीर हैं, झोला उठाकर चले जाएँगे। तो मोदी जी, अपना झोला उठा ही लीजिए, आपको बहुत टाइम हो चुका है। जब सबकी अपनी सीमा होती है, सबका अपना कोटा हो रहा है, आपका कोटा भर चुका है और जहाँ आप कहते हैं ना झोला उठाकर चले जाएँगे, तो आपके जाने के बाद ही, आपके जाने से जब आप जा रहे होंगे ना, ये झोला भी चेक होगा क्योंकि इसमें रेल, भेल, तेल, जहाज सब चला ही गया है, तो आपका झोला तो अभी चेक होके ही जाएगा। नहीं, आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसे कौन से फेलियर्स है सरकार के जिस पर आप उनको प्रधानमंत्री को बदलना चाहती देखिए, हैं? सबसे बड़ा फेलियर तो आप देख ही लीजिए, किसान आंदोलन का देख लीजिए आप। कृषि बिल जो लाए थे, ये कितना गंदा था, 750 करोड़ से ज़्यादा किसान की मृत्यु हो गई थी। आप जानते हो, वो शहीद हो गए थे। उनके घर परिवार पे क्या फ़ायदा हुआ था? उनके घर परिवार को देखिए, अभी भी कइयों के बेटे चले गए, कइयों के पति चले गए, कइयों के ऐसे चले गए कि दादा-दादी चले गए। वो लोग क्या करेंगे? उनका तो एक ही वारिस था जो कमाता था। वो लोग तो एकदम ऐसे हो गए ना, उनको सदमा आ गया उन अब लोगों तो को। उन्होंने क्या कृषि बिल वापस ले लिया? दिल ले लिया, लेकिन वो जो दर्द हुआ था, वो जो ज़ख्म था, वो उसकी भरपाई हो पाएगी क्या कभी? नहीं हो पाएगी। और अगला सवाल ये है कि बीजेपी हमेशा से जब वोटर से बात करते हैं, उनके प्रवक्ता या उनके जो वक्ता हैं, जो वो जनता से रूबरू होते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में हमेशा हिंदुओं को पीछे रखा गया, कभी हिंदुत्व को प्रमोट नहीं किया गया, कभी मंदिरों पे ध्यान नहीं दिया गया। जब से बीजेपी आई है, तो मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। आज जो है हिंदुत्व जो संस्कृति है, उसको उभारने का काम बीजेपी ने किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और इंटरनेशनल लेवल पे भारत को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है। देखिए, कांग्रेस हमेशा इक्वल रही है।
ना उसने मुसलमानों को बढ़ाया है, ना कभी हिंदुओं को बढ़ाया है। ये अच्छी बात है कि धर्म की राजनीति नहीं चलती है हमारे देश में। हमारा देश जो है वो इक्वल रहता है। जहाँ मुसलमान भी बराबर है, जहाँ हिंदू भी बराबर है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, हम उतने ही में रहते थे, हमारा खुश था हमारा देश, समृद्धि थी हमारे देश में पूरी। लेकिन जब से बीजेपी आई है, इन्होंने अपना क्या काला जादू चलाया है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा देश पूरा गुजरातीकरण चल रहा है हमारे देश का। हमारा गृह मंत्री गुजरात का, हमारा प्रधानमंत्री गुजरात का, ललित मोदी गुजरात के, जो अभी हमारे देश को लूट के इतने बड़े चले गए, उनको कुछ कोई नहीं कहता है। हमारे देश को बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। हाँ, कांग्रेस की बात हुई थी, तो कांग्रेस अच्छी पार्टी थी, मैं अभी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि कांग्रेस कभी हिंदूवादी नहीं रही है, ना कभी कांग्रेस मुसलमानवादी रही है। कांग्रेस ने हमेशा यही देखा है हमारे देश का इंडेक्स कहाँ पे है, हमारे देश में पढ़ाई कैसी चल रही है, हमारे देश का पैसा कितने पे है। अभी देख लीजिए, डॉलर हमारे पैसों से ऊपर जा रहा है। गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और भी हम आगे भी इंटरव्यू जारी रखेंगे। अगला सवाल मुझे आप ये बताइएगा, गुजरात में चुनाव होने जा रहा है और हिमाचल में तो बीजेपी कांग्रेस में ज़्यादा बीच में मतलब टक्कर दिखाई जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन के उभर रही है गुजरात के अंदर। हालांकि सर्वे में तो आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट दी गई हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग्स आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि टक्कर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कहीं हो ना जाए। तो आप भी क्या मानती हैं इस बारे में? देखिए, मैं पहले बता दूं कि जहां अभी आम आदमी पार्टी को कम वोट्स मिल रहे हैं, न्यूज में देखा जा रहा है, तो सरकार किसकी है, बीजेपी की है। चैनल किसके हैं, चैनल तो अलग अलग प्राइवेट लोगों के हैं। गोदी मीडिया किसे कहते हैं। गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट तो जो सरकार के प्रवक्ता बने बैठे हैं, सरकार की भाषा बोलते हैं, उनको बोलते हैं। सरकार आपने अभी खुद ही कहता, सबसे पहला जवाब आपने बीजेपी सरकार है, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, सपोर्ट किसका लेकिन लेंगे। गोदी मीडिया में कौन से चैनल्स हैं उसको तो मुझे नहीं पता। देखिए, ऐसे बहुत चैनल है, मैं एकदम पॉइंट करके तो नहीं हाँ, बोलूंगी, ठीक है। समझदार के लिए इशारा काफी लेकिन होता वही है। चैनल्स तो आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं गुजरात में बड़ा हुआ, जिसकी आप बात कर देखिए, रहे सच सूरज चमकता है, अब ये थोड़ी ना होता है कि जब आप आंखें खोलेंगे तभी सूरज दिखेगा। सूरज तो बहुत पहले से ही उगा हुआ है। जहाँ कई अभिनेता हैं, ऐसे अभिनेत्री हैं जिनको लगता है कि 2014 में आजादी मिली है उनके, तो मैं उनके लिए भी यही कहती हूँ कि जब आपने आंखें खोली है तभी सूरज अच्छा, निकला। राहुल गांधी और केजरीवाल, इन दो नेताओं में कौन बेटर लगते हैं? देखिए, दोनों आमने सामने की टक्कर है, कह नहीं सकते अपने, लेकिन जहाँ अभी लोगों के मन में जो उभर रहा है वो दोनों के प्रति आ रहा है। साउथ में राहुल गांधी जी चल रहे हैं, नॉर्थन इंडिया में आम आदमी पार्टी का जलवा है, तो दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल साहब पे भी एक आरोप लगा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, लेटर लिखा उन्होंने उन्होंने कि भारतीय करेंसी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो है फोटो तस्वीर उस पे लगनी चाहिए, तो उससे जनता में आक्रोश है और जनता ये कह रही है कि ये भी बीजेपी के रास्ते पे निकल पड़े, ये भी धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया। देखिए, धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है, संविधान में सबके लिए बराबर दर्जा है। लेकिन जहाँ हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं एक बार आम आदमी पार्टी से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फोटो लगाई जाए यहाँ, हमारे नोटों पे तिरंगा लगाया जाए, या अशोका हमारा लॉयन कैपिटल लगाया जाए, तो वो बहुत बेहतर होगा। वरना राष्ट्रपिता का दर्जा बहुत बड़ा होता है, वो भी बहुत सही है। लक्ष्मी, गणेश, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है नोटों पे। वैसे मैं धर्म के बारे में नहीं कहना चाहती, बट द लॉ एंड कैपिटल सबसे अच्छा है, और तिरंगा बन जाए तो और भी अच्छा है। अच्छा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मोदी जी इस पैसे को हमसे टैक्स के रूप में लेते हैं और हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है। तो इसके बारे में क्या? देखिए, हमारा एजुकेशन इंडेक्स अभी बहुत नीचे गिर चुका है। जो देश हमारे अंदर से ही निकला है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमसे भी ऊपर चले गए हैं। जो मुर्गा कहा जाता है जिस देश को, जहाँ के जो इतना नीचे गिरा हुआ था हमारे देश, सोने की चिड़िया से ऊपर मुर्गा चला गया है। तो आप देखिए, हमारे देश की तो लानत हो रही है, हमारे देश में तो थू थू हो रही है। और जो भी कहते हैं कि महंगाई हमारे को बड़ी अच्छी लग रही है, मोदी जी कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो टैक्स के रूप में जो आपसे ले रहे हैं ना, वो टैक्स कहाँ जा रहा है आपको पता भी है आप लोगों को कि कैसे हो रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ, एमसीडी किसके अंडर है अभी? बीजेपी। बीजेपी के एमसीडी पे पैसे लगाने चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी ने धरना किया था कूड़े के पहाड़ पे। कूड़े का पहाड़ इतना गंदा हो चुका है, एमसीडी का टैक्स के रूप में वहाँ पैसा क्यों नहीं लगता है? वहाँ अच्छा सा, जैसे आम आदमी पार्टी या एमसीडी ने अभी यहाँ पे भी बनाया कि कूड़ों को रिसाइकल करेंगे, उसकी खाद बनाएंगे, वहाँ पे भी करिए ना। वो तो इतना कूड़ा है, आपको तो इतना उपयोग होगा, किसानों को फिर वो खाद दीजिए, सप्लाई होगी उसकी। पिछले एमसीडी का चुनाव जब हुआ था तब भी बीजेपी शासन में थी और आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में थी, तब बीजेपी कैसे आ गई थी? देखिए, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है अभी। अभी वो पास्ट की बातें हैं, भूतकाल की बातें हैं, उन पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा टाइम ही बढ़ेगा वीडियो का। लेकिन
जहाँ अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो अभी बीजेपी जा रही है बहुत नीचे। अभी उपचुनाव का भी आज तक एबीपी पे चल रहा था कि बीजेपी से बिहार में बहुत पीछे छूट गई है। अभी आरजेडी चल रही है आगे, देखते हैं क्या नतीजा महाराष्ट्र ही आएगा। पीछे चल रही है। जी, देखते हैं क्या नतीजा आएगा। जो नतीजे आएंगे हम उसमें भी अच्छा है, लेकिन जनता को अभी अभी अलर्ट होना पड़ेगा कि हाँ कैसे चल रहे हैं देश में, क्या राजनीति चल रही है। जनता अंधविश्वास नहीं कर सकती है। जनता गोदी मीडिया को देखती रहेगी और जब वो धरती पर नहीं आएगी तब तक डाउन टू अर्थ जनता को भी होना पड़ेगा। जनता अंधभक्त बनी हुई है, जनता को अंधभक्त से हटना पड़ेगा, अपने आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी, तभी उन्हें कुछ पता चलेगा। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उससे अब लोगों में एक ये क्यूरियोसिटी आ गई है कि वो जानना चाहते हैं कि 2024 में क्या वास्तव में बीजेपी का कोई विकल्प बन पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता बीजेपी का जो विकल्प है वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बनेगी 2024 में? देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी चल रहा है। कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस चलेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। सारी पार्टियां हैं, सब में भेदभाव तो है ही। जहाँ आम आदमी पार्टी में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव भी होंगे जो वहाँ पे है। तो बराबर पार्टी कोई भी नहीं है, सब में अपना अलग अलग संतुलन है। लेकिन हाँ, अभी 2024 में बीजेपी को तो अभी हम अलग ही समझें, क्योंकि उनका अभी ज्यादा चांस नहीं है 2024 तक। हाँ, जो नेता कह रहे हैं 50 साल तक रहेंगे, उनको मैं कह दूं कि अभी वो 20 साल रह रहे हैं या 2 साल रह रहे हैं या अभी के जो चुनाव है उसमें आ जाए तो वो बहुत बड़ी जीत होगी इन लोगों के लिए। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आपको बहुत ज्ञान है। देखिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनना है। जी। आप प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? क्यों आप केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी भी बनना चाहते हैं, तो खुद इनको सपोर्ट करने के बजाय खुद के प्रधानमंत्री बनना है? देखिए, अब तो छोटे से छोटा नेता भी चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए। सबकी अपनी सोच की सीमा होती है, सबका दायरा होता है, कहाँ तक होता है। तो बात होती है कि मैं को इसलिए प्रधानमंत्री बनना है क्योंकि मैं देश का कुछ कर पाऊँ। जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था, वो मेरी आइडल हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हमारे देश के लिए, जो अभी भी अभी हमारी सरकार नहीं भर पाएगी, जो उतने काम किए हैं उन्होंने। जहाँ उनके पिताजी के बारे में देखा, नेहरू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत अच्छे काम किए। तो मैं कह दूं, मेरे को तो प्रधानमंत्री इसलिए बनना है, देश का कुछ कल्याण हो, हमारे देश ऐसे ना जाए कि हमारे देश के धर्म में सिमट के रह जाए हमारे देश पूरी दुनिया पे राज करना चाहिए हमारे देश को। और जहाँ देश हमारा जो था वो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, और फिर से उसे सोने की चिड़िया बनाना है। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि आप 6th क्लास में हैं, तो जो ज्ञान आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, 6th क्लास से बढ़ के है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा जानकारी आपके पास है, तो ये कहाँ से, ये रिसोर्सेज कहाँ से आपको मिले हैं जो नॉलेज? देखिए, स्टडी करना पड़ता है अपना-अपना। न्यूज़ में देखेंगे। अब फ़ोन का हम सदुपयोग करेंगे तो उसमें न्यूज़ देखेंगे या करंट अफ़ेयर्स निकालेंगे, तो बहुत अच्छा-अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अधिकतर बच्चे हैं वो न्यूज़ में मतलब फ़ोन में पबजी ऐसे-ऐसे गेम्स खेलते हैं, उनमें कुछ नहीं होता, उनका मानसिक संतुलन ही खराब होता है। तो अब अगर हम पढ़ाई पे फ़ोकस दें या फिर अपने देखें कि हाँ, देश में क्या चल रहा है, तो अपने आप हम सबको आ जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों को ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा जो है, हम देश का फ्यूचर है और हमारे को ही कुछ अच्छा करना पड़ेगा। Okay, thank you so much for talking to us, and I wish you all the very best for your bright future. थैंक